नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य कालीचरण पीजी कॉलेज और यूं एकेडमिक काउंसलर के रूप में कार्यरत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है कि पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने BH BLA 136 जो BA पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है, व्याख्यान दिया था। जैसा कि आप लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि BH BLA 136 दो खंडों में विभक्त है। पहले खंड में हम लोगों ने 5 इकाइयों के अंतर्गत हिंदी भाषा का जो व्यवहारिक लेखन है, व्यवहारिक लेखन के जो विविध पक्ष हैं, उस पर बातचीत की थी। इसी प्रकार खंड 2 के अंतर्गत लेखन कौशल मुख्य रूप से किन रूपों में प्रयुक्त होता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रकार क्या है, विस्तार से उस पर चर्चा की थी। व्यवहारिक हिंदी के विविध पक्षों पर व्याख्यान देते हुए अब हम लोग लेखन कौशल के जो विविध रूप हैं, लेखन कौशल को कैसे विकसित किया जाए, लेखन कौशल को विकसित करने की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, इत्यादि पर हम लोगों ने प्रकारांतर से बात की। पिछले व्याख्यान में विद्यार्थियों हम लोगों ने तार्किक लेखन का क्या अभिप्राय है, तार्किक लेखन किस प्रकार से हमारे लेखन को अधिक प्रभावी बनाता है, तार्किक लेखन के माध्यम से कैसे हम अपने लेखन में गुणवत्ता ले आते हैं, इस पर बात की। जैसा कि विदित है, कुल 11 इकाइयों में व्यवस्थित ये पाठ्यक्रम BHA DLA 136, जिसमें व्यवहारिक हिंदी लेखन के अलावा हिंदी भाषा और लेखन कौशल दो मुख्य रूप से शीर्षकों के अंतर्गत व्यवस्थित है ये पाठ्यक्रम। 5 इकाइयों पर हम लोगों ने विस्तार से बातचीत कर ली थी। आज हम द्वितीय खंड के अंतर्गत जो 6 इकाइयां हैं, उनमें भी विशेष रूप से तार्किक लेखन पर पिछले व्याख्यान में बात की थी। आज का जो मुख्य विषय है वो प्रभावी लेखन के गुण क्या है, लेखन को कैसे अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जाए, प्रभावी लेखन क्या होता है, लेखन प्रभावी होने से पाठक किस रूप में उस लेखन से जुड़ पाता है, इस पर बात करेंगे। इस पर व्याख्यान देने से पूर्व हम आपको जो आपका पाठ्यक्रम है उस पर एक सिंहावलोकन, एक दृष्टिपात कराना चाहेंगे विद्यार्थियों। जैसा कि आपने देखा कि खंड 2 के अंतर्गत रचना की तैयारी कैसे की जाए, पुनर्रचना कैसे हो, संक्षेपण क्या होता है, भाव पल्लवन किस प्रकार से कार्य करता है, और वर्णात्मक लेखन, आख्यान परक लेखन और तार्किक लेखन इत्यादि इस पूरे खंड का विषय बनाया गया है। हमने कहा कि प्रभावी लेखन के गुण क्या है। आज हम मुख्यतः इस पर बात करेंगे कि प्रभावी लेखन की अवधारणा क्या है, प्रभावी लेखन कैसे एक साहित्य को पाठक से जोड़ लेता है, जोड़ने में सफल होता है, और प्रभावित लेखन के जो विषय के स्तर है वो किन रूपों में होता है, प्रभावी लेखन का शिल्प किस स्तर का होता है, भाषा पर अधिकार कैसे स्थापित किया जाए, भाषा का अधिकार होने के बाद ही किस प्रकार वो लेखन प्रभावी बन पाता है, शब्दावली किस प्रकार की है, वाक्य विन्यास कैसा है लेखक का, शैली, मुहावरे, युक्तियों और समुचित प्रयोग उनका कैसे हुआ है लेखन में, साथ ही साथ अलंकारिकता है हिंदी भाषा में, व्याकरणिक शुद्धता भाषा में उपलब्धता है कि नहीं, या अर्थ में भाषा की अनुमति किस रूप में है, व्याकरणिक शुद्धता किस स्तर की है, इत्यादि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जैसा कि मैंने बताया कि इकाई खंड 1 के अंतर्गत जिसमें हम लोगों ने देखा कि भाषा और संप्रेषण के विविध पक्षों से हम परिचित हुए, और खंड 2 में अब हम लेखन कौशल और उसके विविध पक्षों पर विचार करेंगे, और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लेखन को कैसे प्रभावी बनाया जाए और एक प्रभावी लेखन कैसे पाठक को अपने से जोड़ लेता है, इस पर व्याख्यान देंगे। और हमारा प्रयास यह रहेगा कि जो प्रभावी लेखन है उससे संबंधित उसके जो विविध आयाम है उसको हम आसानी से समझ सकें, या पूरा जो लेखन है उसकी जो विविध प्रकार की जो प्रक्रियाएं से गुजर करके एक लेखक एक
उत्कृष्ट लेखन प्रस्तुत कर पाता है, इस पर विचार करेंगे। लेखन के विविध रूपों की जानकारी से पहले अच्छे या प्रभावी लेखन के जो सामान्य गुण हैं, उन पर विचार करने का प्रयास करेंगे। एक ही विषय पर दो लेखक लिखते हैं, लेकिन एक लेखक की जो रचना है वो हमारे पाठकों को अधिक प्रभावित करती है, वहीं पर दूसरे लेखक की रचना उतना प्रभाव अपने पाठकों पर नहीं छोड़ पाती है। तो वो कौन से कारण हैं जो एक ही विषय वस्तु पर लिखे हुए दो अलग अलग लेखकों की रचनाओं का प्रभाव पाठकों पर भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ता है? ऐसा क्यों होता है कि एक ही विषय वस्तु पर लिखी गई सामग्री से कुछ पाठक इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वे अपने को उसमें एकदम समर्पित रूप में पाते हैं या अपनी भावनाओं के अनुकूल उस पाठ्य सामग्री को पाते हैं, और दूसरी तरह का जो लेखन है उससे वो उगते हुए महसूस करते हैं या उसके साथ वो तारतम्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो एक ही विषय पर दो लेखकों की रचनाएं जब सामने होती हैं, उनमें से एक की रचना बहुत प्रभावित करे, दूसरे के प्रभावित न कर सके, तो जाहिर है कि एक के लेखन में पाठक को प्रभावित करने वाले जो गुण हैं वो मौजूद नहीं है, और दूसरे के लेखन में वो सारे गुण मौजूद हैं जो किसी रचना को महत्वपूर्ण या गुणवान बनाती है, गुणवत्ता उनको प्रदान करती है। आखिर ये गुणवत्ता कोई लेखक या कोई लेखन ये कैसे हासिल कर पाता है, कैसे ये कला, ये कौशल उसके भीतर उत्पन्न हो पाता है, इस पर हम विचार करेंगे। लेखक किस विधि से अपने रचना कौशल में इन गुणों का विकास करता है, विकास करने की वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक ही विषय पर लिखी गई दो विभिन्न रचनाओं का प्रभाव पाठकों पर विभिन्न प्रकार से पड़ता है, इस पर हम विस्तार से विचार करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि जो प्रभावी लेखन है वो कैसे प्रभावी लेखन बन जाता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने उपस्थित होता है, और इस पर हम विचार करेंगे कि वो किसी रचना को कैसे महत्वपूर्ण बना पाता है। प्रभावी लेखन लेखन के विषय से संबंधित है, लेखन के शिल्प से, लेखन की विशिष्ट शैली से, या लेखन का जो सामान्य कौशल है, उन सारे बिंदुओं पर विचार करने से ही यह बात पता चल पाएगी कि आखिर प्रभावी लेखन की अवधारणा क्या है और प्रभावी लेखन कैसे प्रभावी लेखन कहा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रभावी लेखन क्या है, किसे हम प्रभावी लेखन मानते हैं और किसे नहीं मानते हैं, क्या प्रभावी लेखन का कोई निर्धारित परिभाषा दी जा सकती है, प्रभावी लेखन कैसे सीखा जा सकता है? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो आपके जहन में उत्पन्न हो रहे होंगे, जिनका समाधान देने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। जो प्रभावी लेखन को समझने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों के समाधान करने का प्रयास करेंगे। सबसे मूल बात तो यही है कि जो लेखन पाठक को प्रभावित करे, अर्थात जो लेखन जिस लेखन को पढ़कर पाठक पर अपेक्षित प्रभाव पड़े, वह भावाकुल हो सके, सोचने के लिए विवश हो सके, हंसने या लिखने की अ, भावानुभूतियों से गुजरने के लिए विवश हो जाए। तो यहाँ तक कि लेखन को पढ़कर वह अपने पहले जैसा इंसान न रह जाए, उसमें बहुत बड़ा मूलभूत परिवर्तन हो जाए। इंसान महसूस करने लगे कि ज़िंदगी में उसे एक नई राह मिल गई है, नई रोशनी दिखाई देने लगी है। ऐसे अनेक लक्षण जिनमें अ जिनसे जिनको घटित होने पर एक पाठक सहज ही अनुमान लगा लेता है कि यह लेखक वास्तव में कितना प्रभावी है। हमने बहुत सारे ऐसे पाठकों के जीवन में घटती हुई घटनाओं को देखा है, जो जिन्होंने किसी एक पुस्तक विशेष को पढ़ा और उनके जीवन का पूरा कायाकल्प हो गया, उनके जीवन की पूरी दिशा बदल गई, पूरा लक्ष्य बदल गया और जीवन जीने की पूरी शैली बदल गई। आखिर ये इतना बड़ा अचूक मूलभूत परिवर्तन किसी व्यक्ति में कैसे संभव हो पाता है? शायद इसीलिए हो पाता है कि उस लेखन की जो गुणवत्ता है, लेखन का जो प्रभाव है किसी पाठक पर जो पड़ता है, वो इस रूप में पड़ जाता है कि वह उसको अपने लेखन के अनुरूप ही संस्कार देने लगता है। उसके भीतर एक ऐसी रचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, जिसके नाते से उसका दृष्टिकोण जीवन का बदल जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि प्रभावी लेखन हम किसे कहें, प्रभावी लेखन का परिणाम स्वरूप पाठकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पाठक कैसे उससे अपने को जोड़ करके देखता है और कैसे एक प्रभावी लेखन पाठक के जीवन को बदल देता है। और इन सारी बातों पर अगर हम गंभीरता से विचार करें तो पाएंगे कि कुछ लेखकों की रचनाओं में या कुछ
रचनाएं इतनी प्रभावी होती हैं, देश काल परिस्थितियों से बाहर निकल करके उनका जो प्रभाव होता है वो एक दीर्घ काल तक जीव का त्यों बना रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अमुक कवि की जो रचना है कालजयी है, जैसे रामचरितमानस है। और रामचरितमानस इतने पहले की रचना होने के बावजूद भी वर्तमान में भी उसका जब उत्तरकांड पढ़ते हैं तो उसमें जो घटित घटनाएं हैं, जिस प्रकार का तुलसीदास जी ने उसमें वर्णन किया है, उसे हम वर्तमान की परिस्थितियों से जोड़कर उसी रूप में देखते हैं और ऐसे लगता है कि उन्होंने हमारे वर्तमान की जो पूरी व्यवस्था है उसको ही अपनी रचना में रच दिया है। तो एक रचनाकार इतना दूरदर्शी कैसे हो सकता है, एक रचना में इतनी व्यापक रूप में इतने आगे की दृष्टि कैसे आ पाती है। ये सारे जो विषय हैं, जो सारे बिंदु हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं और सोचने के लिए विवश करते हैं कि यदि रचना महत्वपूर्ण है या यदि रचना गुणवत्ता युक्त है, यदि रचना में प्रभावी लेखन के वो सारे गुण विद्यमान हैं, तो निश्चित रूप से वो रचना कालजयी होगी। उस रचना का प्रभाव दीर्घ काल तक पाठक पर ज्यों का त्यों पढ़ता रहेगा और उसको पढ़ने वाला कोई भी पाठक अपने को उसके समानुपात में अनुभव करेगा। यही एक अच्छे लेखन की, एक अच्छे लेखन कौशल का गुण है जो किसी रचना को विशिष्ट बना देती है और पाठक उससे जीवन पर्यंत उसी रूप में जुड़ा हुआ अपने को महसूस करता है। प्रभावी लेखन की जो प्रभाव क्षमता है उसकी व्याख्या की जा सकती है। जैसे नींद आ रही हो तो प्रभावी लेखन आदमी की नींद उड़ा सकता है। किसी का मन कितना भी शुष्क हो, शिथिल हो, निराश हो, लेकिन अगर वो अपनी रुचि का या कोई ऐसा लेखन वो पढ़ पाता है जिसमें उत्साह से वो भर जाता है, उसको ऐसे लगता है कि निराश होने से कोई अर्थ नहीं होने वाला है, बल्कि हमें तो उत्साहित होकर के अपनी परिस्थितियों से लड़ना चाहिए और इनसे बाहर निकलना चाहिए। तो कई बार हम देखते हैं कि ओज और वीरता से युक्त रचनाओं को पढ़ करके लोग देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए अपने जीवन को, अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तत्पर होते हैं। आखिर रचनाओं में इस प्रकार का जो गुण आता है, जो प्रभाव आता है, इसको पढ़ करके पाठक आलोड़ित और विलोड़ित होता है, वो कैसे हो पाता है, कैसे उसके भीतर ये गुण आ पाते हैं, ये बहुत विचारणीय बिंदु है और हमारे पाठकों को निश्चित रूप से ये विचार करने के लिए विवश करता होगा कि आखिर एक रचना, एक ही विषय पर लिखी हुई रचना अलग अलग पाठकों पर कैसे विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालती है, कैसे जीवन की दिशा को बदल देती है और कैसे कोई व्यक्ति है कि वो यदि रोज दवा खा करके निद्रा ले रहा हो, सोता हो और वो उसकी जगह पर कोई ऐसी रचना पढ़ने लगता है जिसमें वो अपने आप को समाया हुआ पाता है और फिर उससे उसे नींद भी आ जाती है। यानी कि एक रचना एक लोरी का भी कार्य करती है कि अपने मन के रुचि के अनुसार या एक प्रभावी लेखन पढ़ करके व्यक्ति को बहुत ही सुकून की नींद आ जाती है। आखिर ये कैसे संभव हो पाता है और ये प्रभावी लेखन के गुण उस रचना में कैसे आ पाते हैं, ये विचारणीय है और यही समझने की आवश्यकता है हमारे पाठकों को। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखन जिस विषय पर होता है, जो इतना उबाऊ हो कि पढ़ते-पढ़ते नींद आ जाए, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लेखन इतना उबाऊ होता है कि उसे पढ़ते ही हमें नींद आ जाती है या कोई रचना इतनी क्लिष्ट होती है कि उसको पढ़ते ही हमारा मन उससे उचटने लगता है और हम पढ़ते-पढ़ते उससे भागने लगते हैं और उस भागने की प्रक्रिया में हमें लगता है कि नींद आने लगी है। तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा कई बार होता है कि नींद पर भी हमारा प्रभाव जो रचना है वो छोड़ जाती है। मनुष्य को कभी-कभी कुछ रचनाओं का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है किसी पाठक पर कि वो सोता है तो भी उन्हीं रचनाओं का या उसी रचना का या उसी लेखन का वो सपना देखता है, सोने से पहले जो रचना वो पढ़ रहा होता है। विद्यार्थियों, इन सारी बातों से जो अभिप्राय है कि प्रभावी लेखन की जो मुख्य विशेषता है, वो पाठक को उसके सोचने समझने के तरीके में, उसके संस्कारों में, उसकी बुद्धि को, उसके हृदय को कैसे गहरे से प्रभावित करता है। इस अर्थ में प्रभावी लेखन की जो सरल परिभाषा है, वह यही हो सकती है कि प्रभावी लेखन वह लेखन है जिसे पढ़कर पाठक का मस्तिष्क झकझोरा जाए, उसका हृदय द्रवित हो जाए, उसके संस्कारों में उद्वेलन होने लगे और पाठक उस रचना के पाठन के बाद जीवन को या जीवन की समस्याओं को एक नई दृष्टि से, एक नई रोशनी में देखने समझने की वृत्ति अपने भीतर पाने लगे और उसको लगे कि उसमें
जिस प्रकार की रचना को पढ़ा है उसे उसे जीवन में उतार देना चाहिए या उस रचना के अनुकूल उसका जीवन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक प्रभावी लेखन किसी ऐसी रचना को कहा जा सकता है जो जीवन की दिशा बदल दे, जो मनुष्य को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ हो, जो उस विषय वस्तु पर जिस पर वो रचना की गई हो और उसे पढ़ने के बाद पाठक को ऐसा लगे कि इससे उत्कृष्ट कुछ और नहीं हो सकता है, कुछ और नहीं लिखा जा सकता है, यह सर्वोपरि अभिव्यक्ति है। एक ऐसी ही रचना को हम प्रभावी लेखन की श्रेणी में रख सकते हैं। हालांकि प्रभावी लेखन की यह व्याख्या निश्चित रूप से आधी अधूरी है, किंतु प्रभावी लेखन की अवधारणा क्या है इसे जरूर समझने में मदद मिल सकती है कि एक प्रभावी लेखन किस प्रकार हो सकता है, कैसे होना चाहिए, या ऐसे कौन से गुण है उस प्रभावी लेखन में जिसके नाते से वो पाठक को तो प्रभावित और आंदोलित करती है। प्रश्न यह है कि लेखन में यह भेद कैसे हुआ कि कुछ लेखन या अधिकांश लेखन अप्रभावी लेखन रह जाता है, जबकि विश्व के विशाल लेखन भंडार में थोड़ा ही ऐसा लेखन है और अभी रचा जा रहा है जो सही मायनों में प्रभावी असरदार लेखन होता है। लेखन की प्रभाव क्षमता की एक कसौटी समय भी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ रचनाएं हमारी प्रकाश में इस प्रकार से आती हैं कि वो किसी ज्वलंत विषय पर लिखी जाती हैं और उनका जनमानस पर इतना अद्भुत प्रभाव पड़ता है कि उसे उससे हर व्यक्ति जुड़ने लगता है। लेकिन वो जितना गति से जितना तेजी से विषय से जुड़ा होता है उतना ही तेजी से उसका मन भी उससे विरक्त हो जाता है, यानी कि उस रचना का जो प्रारंभिक प्रभाव था वो समाप्त हो जाता है और बहुत लंबे समय तक उस रचना का प्रभाव वैसा ही नहीं बना रह पाता है। ये भी एक समानांतर उसके एक प्रश्न उठता है कि यदि कोई रचना प्रभावी है तो क्या वो हमेशा प्रभावी रचना रहेगी? इसका सीधा सा उत्तर यह हो सकता है कि जो प्रभावी लेखन है यदि उसे किन्हीं कारणों से किन्हीं तत्वों को या उसमें इस तरह की गुणवत्ता ला करके उसे अत्यधिक प्रभावी और ज्वलंत बना करके पाठकों के सामने परोसा जाए और पाठक उससे बिल्कुल आंदोलित हो उठे, उसे वो पढ़ करके उसका मन विचलित हो उठे और वो उससे बहुत गहरे से जुड़ जाए। लेकिन ये उस रचना के कालजयी होने का या उसे अत्यधिक प्रभावी रचना की श्रेणी में रखने का एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि ऐसी रचनाएं हम लोग देखते हैं कि वो तत्काल में बहुत प्रभाव डालती हैं, लेकिन एक समय के बाद उसे लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी जो प्रासंगिकता है विषय वस्तु की वो नहीं रह जाती है और ऐसे लगता है कि ये समय विशेष की एक रचना थी जिसका प्रभाव उसी समय विशेष में समाप्त हो जाता है। इसे ये विद्यार्थियों में एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे मुक्तिबोध है। हमने देखा है कि मुक्तिबोध की रचनाएं उनके जीवन काल में हमारे प्रकाश में नहीं आ पाती हैं। मुक्तिबोध कोई बहुत प्रसिद्ध लेखक या कवि के तौर पर उस समय स्थापित नहीं हो पाए थे। मरणोपरांत उनकी रचनाएं प्रकाशित होती गई और फिर पाठक उनसे ऐसा जुड़ा कि आज आज भी उनके मरणोपरांत भी उनकी रचनाओं से वो उसी रूप में प्रभावित है और उनकी रचनाएं साहित्यिक जगत में अपना वही उत्कृष्ट स्थान रखती हैं जो एक प्रभावी लेखन के लिए मूलभूत आधार है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि प्रभावी लेखन यदि किसी रचना में वास्तव में प्रभावी लेखन के वो सारे सारे गुण विद्यमान हैं तो निश्चित रूप से वो रचना कालजयी होगी। उस रचना का प्रभाव दीर्घ काल तक पाठकों पर पड़ता रहेगा और वो रचना हमेशा पाठकों के द्वारा पसंद की जाती रहेगी। लेखन की प्रभाव क्षमता की एक कसौटी निश्चित रूप से समय भी है। यह कसौटी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कसौटी है। जो लेखन बहुत समय बीतने पर भी अपनी जो प्रभाव क्षमता है उसे बनाए रखता है, वास्तव में वही लेखन प्रभावी लेखन होता है। कई बार तात्कालिक प्रचार आदि के कारणों से थोड़े समय के लिए किसी किसी लेखक को प्रसिद्धि मिल जाती है या किसी रचना को प्रसिद्धि मिल जाती है। आलोचकों के दिए प्रमाण पत्रों के कारण भी कभी कभी लेखन प्रभावी हो जाता है। अनेक तात्कालिक पत्रिकाएं कई बार लेखक की सत्ता को ध्यान में रखकर उसकी प्रशंसा कर देती है, जिसके नाते से भी वो लेखक या वो लेखन प्रकाश में आता है और बड़ा प्रभाव अपना क्षेत्र विशेष में स्थापित कर लेता है। लेकिन ये सारे जो लक्षण है प्रभावी लेखन के, ये हम देखते हैं कि जल के बुलबुले के समान है, जिनका प्रभाव अभी पाठकों पर पड़ा और अभी वो
थोड़े ही समय बाद समाप्त हो गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कई बार ऐसा लेखन होता है जिस पर फिर लेखक की जो सत्ता के कमजोर होने से आलोचक आदि ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा लेखन कई बार लेखक के जीवन काल के अ, जो अपने जीवन काल में अचर्चित रह जाता है, लेकिन अपने जीवन जीवनोपरांत उसकी जो रचना है वो प्रकाश में आती है, जिसका उदाहरण के तौर पर हमने वो जैसे लेखक की बात की आपसे, जिनका हम लोग देखते हैं कि देहांत के बाद जब उनका अधिकांश साहित्य प्रकाशित हुआ, छपा, हिंदी साहित्य के सभी कालों के सबसे प्रभावी लेखक के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लेखन की जो प्रभाव क्षमता है उसे तत्काल नहीं आंका जा सकता है। हाँ, प्रमाणित हो चुके हुए प्रभावी लेखन के गुणों को रेखांकित हम कर सकते हैं कि हाँ, ये गुण है, इसके नाते से ये प्रभावी लेखन की श्रेणी में आता है। सामान्य गुणों को जरूर किया जा सकता है कि ये प्रभावी लेखन के गुण हैं और इन गुणों के नाते या जो लेखन है वो अन्य रचनाओं से हटकर है। प्रभावी प्रभावी लेखन की प्रभाव क्षमता को दो स्तरों पर हम पहचान सकते हैं। पहले स्तर पर विषय के स्तर पर अगर हम बात करें, यानी कि किस विषय को लेकर लेखन प्रस्तुत किया गया है। दूसरा शिल्प के स्तर पर, अर्थात जिस विषय को लेखक ने अपने लेखन के लिए चुना है, जिस विषय का उसने चयन किया है, जिस पर उसने लेखन किया है, प्रस्तुति के लिए किन शिल्पगत विधियों को उसने अपने लेखन में प्रयुक्त किया है, इस पर विचार कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि विषय और शिल्प में सामंजस्य है कि नहीं है, इसे विचार में ला सकते हैं। इस बात पर भी लेखन की प्रभाव क्षमता काफी निर्भर करती है। अतः हम प्रभावी लेखन के इन दोनों पक्षों पर विचार करेंगे कि प्रभावी लेखन विषय के स्तर पर कैसे पाठकों के मध्य अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले इस पर विचार करते हैं कि जो प्रभावी लेखन है विषय के स्तर पर कैसे पाठकों के मध्य अपना प्रभाव स्थापित करने में सक्षम हो पाता है। किसी अंग्रेजी लेखक से एक बार पूछा गया था कि प्रभावी रचना का मूल मंत्र क्या है। तो उस लेखक ने कहा कि किसी विषय पर अच्छी तरह और स्पष्ट विचार करने पर ही प्रभावी रचना प्रस्तुत होगी। तो प्रभावी लेखन के विषय में जो विषय का स्तर है, पहली आवश्यकता विषय चयन का है। संबंधी लेखक की स्पष्ट समझ है कि जो विषय है, जो जिसका उसने चयन किया है, वो विषय क्या है, क्या उस विषय से वो दीर्घकालीन स्थितियों से उसके परिचित है। जो विषय लेखक के मानस को जितना अधिक उसके मस्तिष्क के निकट होगा, जिस पर लेखक लगातार विचार करता रहेगा, उसी से लेखक का घनिष्ठ संबंध बनेगा। तो इससे उस विषय पर लिखने में लेखक का जो आत्मविश्वास है वो अधिक होगा। अतः कुछ ऐसा विषय जिस विषय को लेकर के लेखक के मन में, उसके अवचेतन में पहले से ही उसकी एक अवधारणा विद्यमान हो, उससे कहीं न कहीं वो आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ हो, उठते बैठते सोते जगते वह अनवरत उस विषय का चिंतन करता हो, मनन करता हो, उसका ध्यान स्वाभाविक रूप में उस विषय की ओर उन्मुख रहता हो। एक ऐसे विषय पर जब कोई लेखक लेखन करता है तो वो प्रभावी होने की संभावना से उत्पोत होता है, उसमें प्रतिशत उसके सफल होने की या प्रभावी लेखन होने की बढ़ जाती है। ऐसे हम देखते हैं कि विषय से संबंधित जितनी भी सामग्री उसे मिले, उसे एकत्र करता है लेखक, उस पर यथेष्ट चिंतन मनन करता है। जिस विषय पर लेखक का वास्तविक अनुराग होगा, उस विषय पर लेखक का प्रभाव उसी ढंग पर पड़ेगा। कहने का आशय यह है कि विषय पर लेखक को स्पष्टता की प्राप्ति होगी। वह जितना ही विषय को लेकर स्पष्ट होगा, उसे वह सुचारू रूप से अपने लेखन में प्रतिपादित कर सकेगा। अतः विषय पर पर्याप्त अध्ययन मनन करके लेखक को अपनी कलम किसी विषय पर उठानी चाहिए। जितना अधिक से अधिक वह उस विषय का अध्ययन करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, उतना ही बारीकी से उस विषय के बारे में वो अपने विचार को व्यक्त करने में सक्षम हो सकते हैं। वैसे तो जो लेखक हैं वो अनेक विषयों पर उनका अधिकार होता है, उनको अनेक विषयों का ज्ञान होता है या ज्ञान हो सकता है। लिखना उसी विषय पर चाहिए जिस पर मन में भली भांति विचार परिपक्व हो चुके हों। एक उदाहरण हम इस विषय को
और स्पष्ट करने के लिए आपके सामने विद्यार्थियों रखना चाहेंगे कि उदाहरण के तौर पे जैसे महादेवी महाश्वेता देवी है, उनका उपन्यास है जंगल के दावेदार। तो जंगल के दावेदार उपन्यास में उन्होंने अमृतलाल नागर और रचना के लिए अमृतलाल नागर ने भी उसी क्रम में नाचो बहुत गोपाल की रचना से पहले उस विषय की जो सामग्री है उसका सांगोपांग उन्होंने अध्ययन किया। इसी प्रकार से जंगल के दावेदार उपन्यास में बिहार के आदिवासी महापुरुष बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी उसको महाश्वेता देवी जी ने, आप जब उपन्यास को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया है, बल्कि उस समाज में जा करके बहुत समय उन्होंने बिताया और वहाँ के अनुभव को बहुत करीब से अनुभव किया और तब जाकर के उन्होंने जंगल के दावेदार जैसे संवेदनशील उपन्यास को लिखा। हम देखते हैं कि जीवन से लेखिका ने नृतत्व शास्त्री वहाँ के कुमार सुरेश सिंह के नृतत्व शास्त्रीय लेखन व अन्य बहुत सी सामग्री का अध्ययन किया। खुद उस क्षेत्र के आदिवासियों से वो लगातार मिलती रही, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास की। फिर तार्किक रूप से उपन्यास की स्पष्ट योजना उन्होंने बनाई और यह उपन्यास सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में लिखा गया, जिस पर बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इसी प्रकार अमृतलाल नागर मेहतर या भंगी जाति के जीवन को अपने उपन्यास की कथा का विषय बनाया है और इसके लिए उन्होंने मेहतर जातियों के जो सामाजिक जीवन जिस प्रकार वो जीते हैं, जिस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, वहाँ जा करके उन्होंने नाचो बहुत गोपाल की कथा का विन्यास किया, उस कथा को तैयार किया और लिखने और उसकी उसकी पूरी लिखने की सामग्री वहाँ पर जुटाई। तो कहने का आशय यह है कि जो लेखक है उसे अपने लेखन को प्रभावी बनाने के लिए कई बार केवल पुस्तकों के अध्ययन से कार्य नहीं पूरा करना होता है, उस समाज में या उस चयनित विषय के परिवेश में जा करके और स्वयं को उसी रूप में रख करके उस अनुभव से गुजर करके उन अनुभूतियों को अपने भीतर महसूस करके फिर वो लेखन करता है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा लेखन प्रभावी लेखन बन जाता है। जब पाठक को लगता है कि लेखक ने जो कुछ कहा है वह उसके अपने जीवन की कथा है, वह उसके अपने जीवन की कहानी है और वो उससे बहुत निकट और बहुत करीब अपने आप को पाता है और कोई लेखन निसंदेह तभी एक अच्छा और उत्कृष्ट लेखन बन पाता है जब पाठक पढ़ती हुई रचनाओं के अनुरूप अपने को पाता हो या उसमें जो भी कहानी या कथा दी गई होती है पाठक को लगता है यह तो मेरे ही जीवन की कथा है, मेरे ही जीवन की कहानी है और एक ऐसा लेखन ही उत्कृष्ट लेखन हो पाता है, प्रभावी लेखन हो पाता है। इस प्रकार विषय पर समुचित ध्यान देने से दोनों लेखकों की जो कृतियां हैं देखते हैं कि महत्वपूर्ण रचनाओं का दर्जा प्राप्त कर लेती है। यशपाल का झूठा सच उपन्यास जिसकी आलोचना में आलोचकों ने कहा कि लेखक ने उस काल के अखबारों के विभाजन से संबंधित तमाम जो कतरन थी अखबारों की उसको उन्होंने छान मारा था। ऐतिहासिक उपन्यासकारों के लिए तो विषय की तथा अतीत के समुचित इतिहास की जानकारी अत्यंत आवश्यक हो जाती है और अतीत के अर्थ नहीं तो ये तो बारीकी से कोई उपन्यासकार ऐसे विषय पर इतिहास उपन्यास लिखते समय यदि उनका बारीकी से अध्ययन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं कथा का के अर्थ का अनर्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी साहित्यिक रचना के लेखन में रचनाकार को विषय के साथ साथ भाव का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि विषय पर उसने बहुत सैद्धांतिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर दिया हो, लेकिन जो उसका भाव पक्ष है वो उसमें एक श्रृंखलाबद्धता न दिखाई देती हो, उसमें तारतम्यता न दिखाई देती हो, उसमें सहजता और वास्तविकता न महसूस होती हो, तो ऐसी रचना भी कहीं न कहीं से अप्रभावी होने की संभावनाओं से भरी होती है। सृजनात्मक रचनाओं में भाव पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि रचना में भाव का विभाव कुशलता से होना बहुत जरूरी होता है या तभी हो सकता है जब लेखक अपनी रचनाओं में भावों की प्रस्तुति अत्यंत सहज रूप में करता है। जितनी सहज भाव प्रस्तुति रचना में होती होगी उतना ही अधिक उसका प्रभाव पाठकों पर पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रचनाकार अपने पात्रों को, जिन पात्रों को अपनी रचना का
मुख्य पात्र बनाता है, उन बातों की जो भाषा है, जो बातचीत करने का तरीका है, जो संवाद कौशल है, वो इस अनुरूप रहे कि उस चरित्र के व्यक्तित्व के अनुरूप उसकी भाषा भी दिखाई दे। ऐसा ना हो कि उसमें पता लगा कि किसी राजा के दरबार में रहने वाला उस राजा का सेवक है और वो उत्कृष्ट संस्कृत भाषा का व्यवहार करता है अपनी वाणी से, या बोलता है, आचरण करता है, या उसकी जो भाषा है, उसका जो रहन-सहन है, वो राजाओं जैसा है, तो कहीं न कहीं पाठक उसके साथ अपने आप को सहज नहीं महसूस करेगा। उसे लगेगा कि बहुत कृत्रिम रूप से केवल रचनाकार ने उससे कुछ संवाद बुलवा दिए। तो एक रचनाकार के सामने प्रभावी लेखन लिखने के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उसकी जो भाषा हो, उसके जो विचार हों, वो पात्रानुकूल हों। हर पात्र के की भूमिका के अनुकूल ही उसकी भाषा या भाषा में शब्दावली का चयन होना आवश्यक है, और उसी प्रकार की जो भाषा का या विषय चयन का स्तर है, वो भी उसके अनुकूल होना चाहिए, तभी वो प्रभावी बन सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर केवल ये विचार कर सकते हैं कि प्रभावी लेखन कोई ऐसी उसकी कोई बनी बनाई अवधारणा नहीं है, जिसे हम मान के चलें कि एक प्रभावी लेखन की ये परिभाषा है और इस परिभाषा से इतर कोई प्रभावी लेखन नहीं हो सकता है। हमें प्रभावी लेखन के विषय में जब भी विचार करना है, हम हमेशा उसके व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रख करके ही उस पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि प्रभावी लेखन कैसे होता है, और कोई प्रभावी लेखन वर्तमान में, तत्काल में यदि हो भी जाता है, तो क्या उसका प्रभाव उसी रूप में एक लंबे समय तक पड़ पाता है, नहीं पड़ पाता पाठकों का। हम केवल इन तमाम बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं, और इन पर विचार करते हुए हम ये अवश्य जान पाएंगे कि किसी रचना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमें किन किन गुणवत्ताओं पे ध्यान देना होगा, किन-किन गुणों को रचनाओं में उनका समावेश करना होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक समय में एक विषय वस्तु पर या विषय विशेष पर जब कोई लेखक अपनी रचना करता है, तो वो बहुत प्रभावी लेखन बन जाता है। वहीं पर उसी समय काल देश में जब दूसरा रचनाकार उस पर अपनी रचना करता है, लेखन करता है, तो उसका प्रभाव उस पे नहीं पड़ता है। तो हम देखते हैं कि एक ही विषय पर 2 अलग-अलग रचनाओं का जो प्रभाव है, वो भी पाठकों पर विभिन्न प्रकार का पड़ता है। और कई बार ऐसा भी हमें दिख रहा है कि कोई रचना अभी हमें बहुत प्रभावित कर रही है और एक समय बाद उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। तो ऐसी तमाम कृतियों का अध्ययन करने से हम पाते हैं कि कोई भी रचना इस रूप में शाश्वत नहीं होती है कि वो यदि आज उसका प्रभाव बहुत अधिक है, तो वो प्रभाव शाश्वत रूप में विद्यमान रहेगा। हाँ, कुछ कालजयी रचनाएँ अवश्य ऐसी होती हैं जिनकी प्रासंगिकता मानव जीवन काल तक बनी रहेंगी। उसका मूल कारण यही है कि उनमें स्वाभाविक रूप में वो सारे गुण विद्यमान हो जाते हैं जो अ, एक प्रभावी लेखन के लिए आवश्यक होते हैं। हम एक ऐसी कालजयी कृतियों का अध्ययन करके ये पता लगा सकते हैं कि इन कृतियों की गुणवत्ता क्या है, जिनके नाते से इनका प्रभाव हज़ार वर्ष बाद भी जीव करके पड़ रहा है। महाभारत कितनी पुरानी रचना है, और महाभारत जैसे महाकाव्य का जब हम लोग आज भी उसका पटकथा के रूप में या धारावाहिक के रूप में हम उसका अवलोकन करते हैं, या उस कथा को ही पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि घर-घर की कहानी हो महाभारत। ऐसे लगता है कि आज भी विश्व फलक पर फिर उसी प्रकार का महाभारत का नृत्य हो रहा है, जैसे उस कथा में दिखाई देता है। तो ऐसी कोई रचना कैसे बन पाती है? क्योंकि इसलिए बन पाती है क्योंकि उसमें जो मनुष्य की जो मूलभूत प्रवृत्तियाँ हैं, जो उसकी उसकी प्रकृति है मनुष्य की, या जो उसकी संवेदनाएँ हैं, जो तमाम कालखंडों से प्रभावित नहीं हुई हैं, अप्रभावित बनी रहती हैं, और उनकी जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, वो जीव-कृत्य रहती है। और यही कारण है कि संवेदनाओं में कोई मूलभूत परिवर्तन न होने के नाते, उन मूल प्रकृतियों में कोई परिवर्तन न होने के नाते, वो उन पर लिखी गई रचनाओं को रचनाकार जब बारीकी से पकड़ कर व्यक्ति का रूप देता है, तो वो रचनाएँ कालजयी हो जाती हैं, उनका प्रभाव अनवरत पाठकों पर उसी रूप में पड़ता रहता है। विषय के चुनाव या उसके अध्ययन मनन के अतिरिक्त जो लेखक है, वो अपने विषय को रचना में रचना वस्तु का रूप देता है। इसलिए साहित्य के संदर्भ में जो विषय है, अ, विषय वस्तु को
या कथा का जो प्लाट है उसे तय करना बहुत आवश्यक होता है। कथा वस्तु का पर्याय है कि विषय वस्तु रचना का जो अंतर वस्तु के रूप में विद्यमान है और उसे निश्चित रूप से तय होना चाहिए। लेखक पहले अपनी रचना के अंतर वस्तु पर मनन करता है, फिर उस अंतर वस्तु के लिए उपयुक्त रूप या शिल्प या रचना कौशल की तलाश करता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो रचना है या रचना की जो अंतर वस्तु है वो अपने उपयुक्त रूप या शिल्प स्वाभाविक रूप से गढ़ लेती है, बना लेती है, लेकिन लेखक को इसके लिए प्रयास नहीं प्रयत्न भी करना होता है। अंतर्वस्त की प्रस्तुति भी उतनी ही अधिक प्रभावी बन जाती है जितना उपयुक्त उसका रूप या शिल्प होता है। अतः लेखक को शिल्प या शैली या रूप पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और जब इन रूप, शिल्प, शैली इत्यादि पर जब कोई लेखक बराबर का ध्यान देता है तो उसे प्रभावी लेखन बनने से कोई नहीं रोक पाता है। अब हम जो शिल्प का स्तर है उस पर बात करेंगे। प्रभावी लेखन में जो शिल्प का स्तर है वो किन रूपों में होता है और उसकी क्या भूमिका होती है किसी रचना को प्रभावी लेखन बनाने में। लेखक कई बार अपने विषय के संबंध में तो स्पष्ट होता है, लेकिन स्पष्टता के बावजूद भी वो अपने लेखन को प्रभावी नहीं बना पाता है। ऐसे क्यों होता है कि उससे जिस विषय पर लिखना होता है उस पर तो उसका दृष्टिकोण स्पष्ट होता है और वो उस पर अपनी रचना भी रचता है, लेकिन वो उसका प्रभाव नहीं होता, वो रचना प्रभावहीन हो जाती है, पाठक उससे जुड़ नहीं पाता है। पाठक को लगता है कि इसमें कुछ ऐसा तत्व नहीं है जो उसे बार बार प्रभावित करे, प्रेरित करे कि वो उसका अध्ययन करे। इसका कारण यह है कि वह विषयों या मतों को लेखक सब कुछ मान लेता है और उसके व्यवहारिक पक्ष पर उस अनुपात में वो ध्यान नहीं देता है और उसको लगता है कि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बात को कहने का जो ढंग है वह उतना महत्वपूर्ण, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि बात ठीक या प्रभावी ढंग से नहीं कही जाएगी तो बात बड़ी होकर भी बेकार चली जाएगी। इसीलिए लेखन में रचना कौशल की बात होती है, क्योंकि बिना रचना कौशल के कोई रचना प्रभावी भी नहीं हो सकती है। आप उस विषय के बारे में चाहे जितने भी स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हो या बेबाक है किसी विचार को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने में सक्षम अपने को पाते हो, फिर भी वो रचना प्रभावी नहीं हो पाती है। तो हम देखते हैं कि लेखन में रचना कौशल होना बहुत आवश्यक है। अपने विचार या भाव को किस तरह से अधिकाधिक प्रभावी बनाया जाए इसे समझने की जरूरत होती है। रचना कौशल सीखना पड़ता है, इसे अभ्यास या परिश्रम द्वारा एक लेखक साध सकता है। इसीलिए वो लगातार ये रचना कौशल को सीखने का प्रयास करें और सीखे हुए अपने कौशल का बार बार अभ्यास करे, परिश्रम करे, तो निश्चित रूप से वो अपनी रचनात्मकता में, रचनात्मक गुणवत्ता में वो वृद्धि पाएगा। इस रचना कौशल के अंतर्गत कई पक्ष ऐसे आते हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। मुख्यतः भाषा पर अधिकार होना चाहिए एक लेखक का, शब्दावली उसकी अच्छी होनी चाहिए, शब्द विन्यास में ऐसा न लगे कि जबरदस्ती के और अस्वाभाविक शब्दों का प्रयोग हुआ है। शब्द विन्यास का सहज और स्वाभाविक प्रयोग होना चाहिए। शैली ऐसी होनी चाहिए कि वो पात्रों के अनुकूल हो। मुहावरे, लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग किसी भाषा में हो तो वो भी प्रभावी हो सकता है। अलंकारिकता हो उसकी भाषा में और व्याकरणिक शुद्धता बहुत आवश्यक है। अशुद्ध भाषा का लेखन भी कहीं न कहीं से लेखन को प्रभावी बना सकता है। और अर्थ और भाषा में जो अनुमिति है उसका भी होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा पर अधिकार होना किसी लेखक का वो सर्वाधिक आवश्यक है लेखन को प्रभावी बनाने के लिए। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं कि इन बिंदुओं को यदि एक लेखक अपने लेखन में उतार ले तो उसका लेखन प्रभावी हो सकता है। तो सर्वप्रथम भाषा पर अधिकार, यानी कि जिस भाषा में लेखक अपने विचार या भावों को लेखन के रूप में प्रकट करना चाहता है उस भाषा पर उसे पूर्ण अधिकार हो। यहाँ हिंदी के संदर्भ में हम देखें तो हिंदी की अनेक भाषाएं हैं, जैसे मैथिली है, राजस्थानी है, अवधी है, भोजपुरी है। लेकिन जो लेखक हिंदी की सभी भाषाओं में पाठकों तक पहुंचना चाहता है उसे प्रचलित हिंदी या खड़ी बोली हिंदी पर अपनी
पकड़ बनानी होगी। लेखक के विषय के अनुसार ही भाषा पर अधिकार होना चाहिए। सृजनात्मक लेखन के लिए प्रेमचंद जैसी भाषा भी हो सकती है और निराला या बुद्धबोध जैसी भी भाषा हो सकती है। लेकिन ये विचारात्मक लेखन की हम लोग बात करें तो भाषा का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। इसलिए लेखक को भाषा के बहुविध रूपों की जानकारी होना आवश्यक है, उनका पर्याप्त पकड़ होना आवश्यक है, या प्रभावी लेखन की पहली शर्त है। कहने का आशय है कि जो भाषा की जटिलता है उससे एक लेखक को बचना चाहिए और यथासंभव उसे सरल भाषा का प्रयोग अपने लेखन में करना चाहिए। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें यदि एक लेखक अपने जीवन में उतारता है तो वो अपने लेखन को प्रभावी बना सकता है। इसी प्रकार शब्दावली है। लेखक की शब्दावली जितनी समृद्ध होगी, जितना उसका शब्दकोश का भंडार अधिक होगा, उतनी ही अधिक प्रभाव क्षमता वह अपनी रचना में ला सकता है। न केवल शब्दावली ही समृद्ध होनी चाहिए, लेखक को अपनी शब्दावली के शब्दों के अर्थ की सूक्ष्म छायाओं का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए। यह ना हो कि केवल वो शब्दकोश की शब्दावली के चयन जैसे शब्द लगने लगे पाठकों को, बहुत क्लिष्ट शब्द ही भाषा को उत्कृष्ट नहीं बनाते हैं या भाषा को प्रभावी नहीं बनाते हैं, अपितु उन सब शब्दों का सही चयन और उनका सही जगह पर सही प्रयोग भी किसी भाषा को अधिक प्रभावी बना सकता है। तो इसलिए शब्दों का समुचित प्रयोग, उनके अर्थों की समझ के साथ किसी लेखक को करना चाहिए। कई बार एक जैसे अर्थ वाले अनेक पर्यायवाची शब्द में हिंदी शब्दकोश में मिलते हैं, किंतु शब्दों का अलग अलग होना यह बताता है कि हर शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होने की क्षमता रखता है या प्रयोग होने के योग्य होता है। तो ऐसे में उन शब्दों का कैसे हमें प्रयोग करना होगा, इसकी समझ हमें तभी आ पाएगी जब हम उन शब्दों के साथ कुछ क्षण बिताएंगे, उन्हें अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग विषयों में लिखे गए रूपों में पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके अर्थ से परिचित होंगे, तभी हमें अपनी किसी लेखन में उन शब्दावलियों का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकेंगे। तो भाषा पर अधिकार का होना या अच्छे शब्दों का चयन किसी रचना को स्वाभाविक रूप में प्रभावी बना सकता है। इसी प्रकार वाक्य विन्यास की यदि हम बात करें तो प्रभावी लेखन के लिए वाक्य विन्यास का उत्कृष्ट होना भी आवश्यक है। यदि कोई लेखक वाक्य विन्यास अच्छी तरीके से कर लेता है अपनी रचनाओं में, तो उसकी रचना पाठकों पर अलग तरह का प्रभाव डाल सकती है। लेखक की रचना में वाक्यों की बनावट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण किसी रचना में अपना स्थान रखती है। विचार चाहे जितने भी अच्छे या उत्तम हो हमारे, यदि उन्हें अटपटे वाक्यों में प्रस्तुत किया जाए तो वह कुछ प्रभाव नहीं स्पष्ट कर पाएंगे या पाठकों पर अपना समुचित प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि लेखक अपने लेखन में वाक्य विन्यास के प्रति बहुत सतर्क रहे, बहुत सचेत रहे और उनका सटीक प्रयोग करे। जहां तक हो सके जटिल वाक्य विन्यास से बचे, सरल और स्वाभाविक वाक्य विन्यासों का प्रयोग करें अपनी रचना में। एक वाक्य में एक ही विचार या भाव रखने का प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक वाक्य विस्तार से बचना चाहिए, क्योंकि अधिक वाक्य विन्यास या वाक्यों के बहुत बड़े बड़े होने से जो मूल भाव वाक्यों का वो प्रभावित होता है। पाठकों को उसको पढ़ने में जो सरसता और सहजता होनी चाहिए वो प्रभावित होती है। इससे कहीं न कहीं वो लेखन अप्रभावी बन सकता है। ऐसे में उसमें उसके वाक्यों में स्पष्टता हो, भद्दापन ना हो, किसी प्रकार की भ्रामकता न हो। इनसे एक लेखक को, एक बड़े लेखक को बचना चाहिए। छोटे व सुगठित वाक्यों की सुंदर रचना उसे करनी चाहिए, वाक्य विन्यास करना चाहिए, ताकि उसका प्रभाव पाठकों पर सरलता से पड़ सके। साहित्यिक रचनाओं में कई बार संयुक्त वाक्यों की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन कुशल लेखक जानते हैं कि कहाँ साधारण व छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। रचना का सौंदर्य अधिकांशतः यथासाध्य संक्षिप्त व स्पष्ट वाक्यों में अधिक स्पष्ट हो पाता है। वाक्यों में शब्द योजना भी समुचित होनी चाहिए। सबसे अच्छा वाक्य वही माना जाता है जिसमें ना तो एक भी शब्द घटाए जा सके या एक भी शब्द उसमें बढ़ाए जा सके, और ना ही वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के क्रम में जरा सा भी अदला बदली किया जा सके। ऐसे वाक्य विन्यास बहुत अच्छे माने जाते हैं। यदि शुद्ध और अच्छे वाक्यों में शब्द की भी इधर उधर कर दिया जाए तो उसका आशय न बदलता हो, ऐसे शब्दों की या ऐसे वाक्य विन्यास अच्छे माने जाते हैं और इनका प्रभाव भी पाठकों पर
स्वाभाविक रूप से पड़ जाता है। अब हम ये देखिए तो शैली का भी बहुत बड़ा महत्व होता है किसी प्रभावी लेखन के लिए। यदि शैली अच्छी ना हो, कहने की बात करने का जो अनुतान है, लय है, वो ठीक ना हो, तरीका अच्छा ना हो, तो भी उसका प्रभाव प्रभावित होता है। शैली का जो साधारण अर्थ है, वह तरीके से है, ढंग से है। जिस ढंग से कोई लेखक अपनी बात कहता है, उसी से उसकी विशिष्ट पहचान बनती है। जैसे प्रेमचंद की अपनी शैली है, वहीं पर निराला जी की अपनी शैली है, प्रसाद की अपनी शैली है। कहने के लिए निराला और प्रसाद दोनों छायावादी कवि हैं और दोनों महाकवि हैं, दोनों उत्कृष्ट कवि हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है। किस बात को लेकर के? उनकी शैली को लेकर के। वही कविता एक ही विषय पर दोनों दोनों कवि लिखते हैं, पर उनके कहने की जो शैली है बदल जाती है। हम राम की छठ पूजा पढ़ते हैं और वहीं पर अ, कामायनी महाकाव्य का अध्ययन करते हैं, तो दोनों की जो शैली है उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है और उसी अंतर के नाते उनका जो प्रभाव है वो अलग अलग रूपों में पड़ता है। इसलिए किसी भी रचना के लिए शैली का अच्छी शैली का होना अति महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि अच्छी शैली किसे कही जाए? अगर हम सरल से सरल शब्दों में कहें तो एक अच्छी शैली वही है जिसको पढ़ने में पाठक अपने आप को सहज महसूस करें, जिससे वो बिना किसी बाधा के पढ़ता चला जाए, उसे तनिक भी रुक करके सोचने के लिए बाध्य न होना पड़े, चिंतन न करना पड़े, समझने के लिए अपने अ, मस्तिष्क का अ, अधिक प्रयोग न करना पड़े, जो बहुत सरलता से पढ़ते हुए जैसे रचना स्वयं ही बोलती हुई, समझाती हुई उसे चली जाती हो। एक ऐसी ही रचना, एक ऐसी ही शैली निश्चित रूप से एक पाठक पर अच्छा प्रभाव डालती है, अच्छा प्रभाव छोड़ती है और वो प्रभावी लेखक की श्रेणी में आ जाती है। तो एक ही बात को दो लेखक देखते हैं कि अलग-अलग ढंग से बात करते हैं, कहते हैं, तो लेकिन उनकी अलग-अलग शैली हो जाती है। तो इसी प्रकार से फैज़ की हम बात करें, अहमद फैज़ है, उनका एक शेर है, जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है, ये जान तो अपनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अर्थात जो शहीद है मक्तल पर अपनी जिस खास धस से जाता है, वही उसकी विशेषता बन जाती है। यही चीज़ लेखन के संबंध में भी सही है। लिखने वाले सैकड़ों, हज़ारों लेखक होते हैं, लेकिन कुछ ही लेखक ऐसे होते हैं जो अपनी शैली की विशिष्टता से अलग पहचान, अलग खड़े नज़र आते हैं। साहित्य का तो सारा सौंदर्य शैली पर आधारित होता है, आश्रित होता है। इसीलिए अंग्रेजी कवि पोप ने कहा है, शैली हमारे विचारों की वेशभूषा है। शैली हमारे विचारों की वेशभूषा है। यानी कि शैली से ही एक लेखक की अवधारणा, एक लेखक के विषय में हमारा एक स्पष्ट दृष्टिकोण, उसकी एक प्रतिमूर्त हमारे सामने दृष्टिगत होती है। कार्लाइल तो इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि शैली लेखक के विचारों का परिधान नहीं, अपितु त्वचा है। शैली में भाषा, अर्थ, भाव, शब्द आदि सभी निहित होते हैं, चिह्नित होते हैं। इसी में छंद व अलंकार का प्रयोग भी है। श्रेष्ठ लेखक की जो शैली है सबसे स्वतंत्र होती है और प्रेमचंद जैसे लेखकों की शैली से भी तुरंत उन्हें पहचाना जा सकता है। किसी भी लेखक को उसके विषय वस्तु पर पाठक को नहीं जाना पड़ता है, केवल उसकी शैली से ही उस लेखक को पहचान लेता है। शब्द वही होते हैं, शब्दकोश में वो शब्द सबके लिए समान रूप से विद्यमान होते हैं। हर कोई स्वतंत्र रूप से उन शब्दों का चयन करता है, अपने विषय के चयन के अनुसार उनका प्रयोग करता है। किंतु इसके बाद भी हम लेखकों की कविताओं को पढ़ करके, उनकी रचनाओं को पढ़ करके, उनके उपन्यासों को पढ़ करके पाठक बड़ी सरलता से जान लेता है कि ये शैली किसकी है, प्रेमचंद की है कि प्रसाद की है, निराला की है कि पंत की है। तो हर लेखक की अपनी विशिष्ट शैली है और अपनी उसी शैली में ही उसको कुछ इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, परिमार्जन करके, सुधार करते हुए और उत्कृष्ट बनाना चाहिए कि उस पर लगातार उसकी शैली का प्रभाव उसके पाठकों पर पड़ सके। इस तरह से प्रभावी लेखन के लिए लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग या मुहावरों का समुचित प्रयोग भी किसी लेखन को बहुत प्रभावी बनाने में समर्थ होता है। और हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों को जब पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उसमें कितनी सरलता से वो अपने पात्रों के माध्यम से लोकोक्तियों का प्रयोग कर जाते हैं, तरह तरह के मुहावरों का प्रयोग करते हैं और पाठक उनसे
ऐसे जुड़ जाता है, उसको ऐसे लगता है कि जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने उसके अपने गांव की कहानी कह दी हो, उसकी अपनी जानी सुनी पहचानी कोई बात बता दी हो, और वो उससे बेतरतीब जुड़ता चला जाता है। और यही एक अच्छे लेखन कौशल का गुण है और प्रभावी लेखन की गुणवत्ता है। भाषा में सौंदर्य लाने के लिए मुहावरों का प्रयोग जरूरी है, लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग करना आवश्यक है। मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग के लिए लेखन में अक्सर अवसर आते रहते हैं। इनका प्रयोग लेखन की प्रभावशाली लेखन को बनाने के लिए बहुत सहायक होता है। मुहावरों और लोकोक्तियों के बिना किसी संदर्भ के उपयोग उल्टा असर डाल देता है तो उस रचना का लेखन की जो प्रभाव क्षमता अगर सही से वो मुहावरों का एक लोकोक्तियों को प्रयोग नहीं कर पाता है तो बहुत कम हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग लेखन में बहुत जरूरी होता है, लेकिन औचित्यपूर्ण ढंग से उनका प्रयोग करना उस प्रयोग करने से भी अधिक आवश्यक है। कहने का आशय है कि कोई लेखक अपनी रचनाओं में चाहे वो लोकोक्तियों का प्रयोग तब तक न करे जब तक वो सटीक उसका प्रयोग करने में अपने को सक्षम न पाता हो। लोकोक्तियों की वहाँ पर अर्थ का अनर्थ होने की संभावना अधिक होती है। अगर किसी मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग जरा सा भी अटपटे तरीके से या जबरन या क्यों प्रयोग करने के नाते हमने प्रयोग कर दिया तो उसका अनर्थ अर्थ भी हमें दिखाई दे सकता है। इसलिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग बहुत सटीक और समझ के साथ होना चाहिए, और यदि इनका समुचित और उपयुक्त प्रयोग एक लेखक करता है तो उसकी रचना निश्चित रूप से प्रभावी लेखन की श्रेणी में आ सकती है। अलंकारिकता। अब हम देखते हैं कि किसी रचना में अलंकारिकता की क्या भूमिका हो सकती है। लेखक को अपने लेखन में कहा जाता है कि भाषा को प्रसंग के अनुकूल बनाने के लिए अलंकारिकता का जामा पहनाना आवश्यक हो जाता है। विशेषता साहित्यिक लेखन में भाषा में अलंकारिकता का होना बहुत जरूरी है या उसका विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करती है उस भाषा में। अलंकारिकता का किंतु अधिक प्रयोग भी भाषा में जो उसकी सहजता है उसको नष्ट करती है। इसलिए हमें अलंकारिकता का जबरदस्ती केशों की तरह भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे छंदों का अजायब है रामचंद्रिका महाकाव्य को कह दिया जाता है, और जिसे तो यहाँ तक कहा जाता है कि रामचरितमानस की प्रसिद्धि को देख करके उन्होंने रामचंद्रिका जैसी उत्कृष्ट रचना लिखने की कोशिश की, तो उसमें उनकी कोशिश तो जरूर दिखाई देती है, बहुत उत्कृष्ट प्रयास उन्होंने किया है, छंदों का बड़ा अद्भुत प्रयोग किया है। लेकिन यही चल करके आलोचना का मूल कारण भी बनता है कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे अलंकारों के होने के बावजूद भी, जल्दी जल्दी अलंकार और रसों के बदलने के बावजूद भी वो रचना बहुत शुष्क और नीरस की श्रेणी में आ जाती है और पाठक उससे अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ नहीं महसूस कर पाता है। तो इसलिए किसी रचना को प्रभावी बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग जितना आवश्यक है और उसका अनावश्यक प्रयोग करना भी उससे कम आवश्यक नहीं है कि उससे बचा जाए। अनावश्यक प्रयोग पर सतर्क रहना भी उतना ही आवश्यक है। और इसी प्रकार जो व्याकरणिक शुद्धता है भाषा की, वह भी प्रभावी लेखन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि किसी रचनाकार या लेखक की जो भाषा है वह व्याकरणिक रूप में शुद्धता प्राप्त नहीं होगी तो भी उसका प्रभाव पाठकों पर समुचित नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो भी रचे उसको बिल्कुल व्याकरण सम्मत ही करे या पहले वो व्याकरण की कसौटी पर उसे एकदम खरा तौल ले और उसके बाद ही वो व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करे, ऐसा नहीं है। किंतु उसे व्याकरण की समझ होनी चाहिए ताकि उसके भीतर जो लेखन का कौशल है, लेखन कौशल के विकास की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से वह जब गुजरेगा तो उसकी व्याकरणिक शुद्धता भी उसके भीतर आती जाएगी, और जब वो व्याकरणिक समझ रखेगा तो सरल तरीके से भी अपनी भाषा में वो व्याकरणिक अवशोधता नहीं करेगा। प्रभावी लेखन के लिए शब्दों के ज्ञान के साथ साथ भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। व्याकरण के ज्ञान व लेखन में उसके व्यवहारिक उपयोग से अनेक प्रकार की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जिन लेखों को भाषा का सहज ज्ञान बहुत अधिक होता है उन्हें व्याकरण के ज्ञान की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। वह सहज रूप से ही शुद्ध और प्रभाव में भाषा का प्रयोग करते हैं और उसका हम देखते हैं कि पाठकों पर बड़ा विलक्षण प्रभाव पड़ता है। कई लेखक व्याकरण का ज्ञान होने पर भी
अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये प्रयोग उनके अभ्यास में है। हम देखते हैं कि हम कुछ शब्दों को बोलने में, लिखने में वैसे ही प्रयोग करते चले जा रहे होते हैं जैसे बचपन से करते आ रहे होते हैं। जब तक हमें कोई रोकता नहीं है या जब तक हमारा ध्यान उस तरफ आकृष्ट नहीं होता है, तब तक हम उस शब्द का अशुद्ध रूप से उच्चारण करते हैं, अशुद्ध रूप से उसे लिखते हैं। तो इसलिए जब भाषा को लेकर के, व्याकरण को लेकर के हम सतर्क होंगे, हमारा अभ्यास उसकी शुद्धता को लेकर के बराबर बना रहेगा, तो एक शुद्ध भाषा का प्रभाव भी लेखन के प्रभावी गुणों में आता है, एक लेखन को प्रभावी बना सकता है। इसलिए भाषा में व्याकरण की शुद्धता का होना भी आवश्यक है। वास्तव में तो भाषा अभ्यास से ही शुद्ध होती है, सुंदर व मनोहर होती है। व्याकरण का ज्ञान तो अभ्यास में थोड़ा बहुत सहायक होता है, किंतु ये अभ्यास यदि हम करना छोड़ दें, व्याकरण पर पूर्णतः ध्यान देना बंद कर दें, तो हमारी भाषा दिनों दिन अशुद्ध होती जाएगी। क्योंकि जिन शब्दों को हम अपने रोज की बातचीत में अशुद्ध रूप से उनका उच्चारण करेंगे, लिखने में उनका प्रयोग करेंगे, तो कभी भी हम कोई साहित्यिक विषय वस्तु पर अगर कुछ लिख रहे हैं या किसी बड़े मंच पर कहीं व्याख्यान दे रहे हैं बच्चों के बीच में, तो हम उसी तरह से उनका अशुद्धता के साथ प्रयोग करेंगे और उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो कहीं ना कहीं हमारे लेखन को अप्रभावी बनाएगा। इसलिए किसी भी लेखन में उसके व्याकरणिक शुद्धता का होना भी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं अर्थ और भाषा में अन्विति की। तो लेखन में अर्थ और भाषा का अत्यधिक महत्व होता है, यह निर्विवाद है। अर्थ शब्दों से ग्रहण होता है और अर्थ प्रायः स्पष्ट होता है, लेकिन भाव कुछ गूढ़ होता है। किसी शब्द या वाक्य का साधारण समझने में हमें कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन उसके भावार्थ को समझने में हमें बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक ही शब्द के विभिन्न प्रकार के भावार्थ निकल सकते हैं और वो कभी कभी तो समय विशेष परिस्थितियों पर भी उसके अर्थ बदल जाया करते हैं। और इसीलिए कुछ रचनाएं कालजयी होती है, क्योंकि समय के अनुरूप ही उनके जो अर्थ हैं, उनके जो गूढ़ अर्थ हैं, वो बदलते चलते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी शब्द या वाक्य का जो साधारण अर्थ है वो तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन उसके जो गूढ़ार्थ है वो समझने में हमें कठिनाई महसूस होती है। अतः प्रभावी लेखन वही होता है जिसमें वाक्य का अर्थ तो ठीक से समझ में आ ही जाए, रचना का जो भाव भी है उचित रूप से पाठक के मन को संप्रेषित कर सके। अर्थ और भाव में एकत्वता का होना भी बहुत आवश्यक है। यदि अर्थ और भाव में एकरूपता नहीं होगी और तो पाठक कहीं न कहीं इन्हें समझने में समर्थ नहीं होगा, इन्हें समझने में उसे सरलता नहीं लगेगी और उसका प्रभाव जो होना चाहिए उस पाठक पर, उससे वह वंचित रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शब्दों या वाक्यों से कुछ और अर्थ निकल रहा हो, लेकिन लेखक का भाव या आशय कुछ अलग हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लिख रहे, जिस विषय पर लिख रहे होते हैं, हम उस लेखन के माध्यम से अपने पाठकों को जो संदेश देना चाहते हैं, जो संप्रेषण उस तक पहुँचाना चाहते हैं, वो न पहुँच करके कुछ और ही उसका अर्थ का दूसरा अर्थ वो ग्रहण कर लेता है, या वो स्पष्टता के साथ उस रूप में वो अर्थ व्यक्त नहीं हो पाता है। हमें इससे भी बचना चाहिए। अर्थ और भाव सदा भाषा के साथ साथ चलते हैं। अतः यह भी कहा जा सकता है कि जो भाषा है वो सदा भावों की अनुगामिनी होती है, लेकिन एक अन्य स्तर पर भी यह भी कहा जा सकता है कि अर्थ और भाव को भाषा का अनुगमन करना पड़ता है। और प्रभावी लेखन के लिए जरूरी है कि वाक्यों या शब्दों से भाव और अर्थ ठीक से संप्रेषित हो, और जब तक अर्थ और भाव दोनों ठीक से संप्रेषित नहीं होंगे, तब तक पाठकों तक उसका उपयुक्त रूप में अर्थ नहीं पहुंच पाएगा। गूढ़ और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए किसी भाषा में। यदि हम बहुत गूढ़तम भावों की अभिव्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से करते हैं, तो भी उसके संप्रेषण में बाधा आएगी, उसकी सरसता भंग होगी और पाठक कहीं न कहीं उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाएगा। एक सफल व प्रभावशाली लेखक वही हो सकता है जो अपने लेखन में शब्दों का अर्थ, भाव, ध्वनि, संगीत आदि सभी बातों का एक रूप में ध्यान रखता हो और उनका यथोचित प्रयोग करता हो। इन मुख्य बातों के अतिरिक्त रचना कौशल या शिल्प में कुछ छोटी मोटी बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। जैसे अक्षरों की शुद्धता हो, संस्कृत या फारसी
या अंग्रेजी से आए हुए शब्दों को शुद्ध रूप से उनका लिखना हो, जैसे बिंदियों का अनुस्वार या अक्षरों के नीचे जो बिंदियाँ लगती हैं, नुक्ता लगता है, उनका सही प्रयोग ना किया जाए, या विराम चिन्हों का सही प्रयोग को छपने से पहले हमें जो प्रूफ होता है उसे देख लेना चाहिए, ताकि छपाई की अशुद्धियों के कारण से उसका प्रभाव कहीं कम न पड़ने लगे। इन सब बातों को ध्यान में रखने से लेखक रचना कौशल के जो प्रभावी लेखन की गुणवत्ता है अपनी में ला सकता है। यदि वह इन छोटी-छोटी बारीक बातों पर ध्यान दे कि शब्द जो वो लिख रहा है, जो वो भाव व्यक्त करना चाह रहा है, जो बात अपने पाठकों तक पहुँचाना चाह रहा है, वह क्या उस रूप में पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, उनका संप्रेषण उस रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वह इन सारी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेगा, तो निश्चित रूप से उसकी बात अपने पाठकों तक उसी रूप में पहुँच पाएगी। इसी रूप में हम देखते हैं कि प्रभावी लेखन का लक्ष्य क्या है। किसी भी प्रभावी लेखन का जो लक्ष्य है वो जाहिर है कि कोई भी रचना हो, उस रचना की सार्थकता इसी रूप में है कि वो अधिक से अधिक पाठकों में चाही जाए, पसंद की जाए, अधिक से अधिक पाठक उसको पढ़ने में अपनी प्रसन्नता समझता हो, तभी उस रचना की सार्थकता है। यदि वो रचना अपने मूल विषय को उद्घाटित करने में सक्षम नहीं हो पाती है, अपने विचारों को संप्रेषित करने में समर्थ नहीं हो पाती है, तो ऐसे में लेखन की जो महत्ता है, लेखन की जो गुणवत्ता है, वो निरर्थक हो जाती है। इसलिए प्रभावी लेखन के लिए अगर हम संक्षेप में कहें, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक ऐसी सरल और सहज भाषा का प्रयोग हो, एक ऐसे विषय वस्तु का चयन हो उसके लेखन में, जिसका वो अपनी भाषा में प्रयोग कर रहा हो, ताकि जो आम पाठक है, वो उस रचना से सहज रूप से अपने को जुड़ा हुआ महसूस कर पाए, ताकि वो उस रचना को पढ़ करके अपने आप को उस रचना में पाया हुआ महसूस करे, तो एक ऐसी ही कुछ विशेषताओं के साथ कोई रचना उत्कृष्ट हो पाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक उत्कृष्ट रचना के लिए आपने देखा कि प्रभावी लेखन वही हो सकता है जिसमें इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाए, जिसमें व्याकरण की शुद्धता पर ध्यान दिया जाए, शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जाए, मुहावरों लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग किया जाए, और इसके अलावा व्याकरण की शुद्धता का कहीं ऐसा न हो कि केवल व्याकरण को शुद्ध करने में बहुत क्लिष्ट भाषा ना दी जाए, या केवल व्याकरण सम्मत होकर के उसका प्रभाव प्रभावित कर दिया जाए। इस तरह से कहने का आशय यह है कि हिंदी भाषा लेखन कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यावहारिक हिंदी की समझ एक लेखक में होना चाहिए, और ये व्यावहारिक लेखन की समझ ही किसी रचना को उत्कृष्ट और प्रभावी लेखन की श्रेणी में ला पाता है। इसी के साथ मैं आज के इस व्याख्यान को यहाँ विराम देता हूँ, और अपने अंतिम व्याख्यान में मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी भाषा और लेखन कौशल की इस विकास प्रक्रिया में जो और महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर विचार करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वाणी को हम विराम देते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।